Hello students, today we'll be continuing chapter number 2 of statistics for standard 11 students. Okay, in our earlier session we have ended on the topic how to classify the data, what is classified data, what is classification. Now we are on the topic what are the main reasons for classification of the data. क्यों हमको डेटा को क्लासिफाई करना पड़ता है, क्यों हम डेटा को रॉ फॉर्म में नहीं रहने देते, क्यों हमको उस डेटा को एक सिंप्लीफाइड और ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट बिकॉज लार्ज डेटा जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वो शॉर्ट, सिंपल और अट्रैक्टिव हो जाते हैं. मतलब बहुत बड़े डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना और आप उसको क्लासिफाई कर लोगे तो वो शॉर्ट, सिंपल और अट्रैक्टिव हो जाएगा. मतलब बाय वे ऑफ क्लासिफिकेशन लार्ज डेटा कुड बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट, सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर. बड़े से डेटा को भी आप शॉर्ट, सिंपल और अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट. Then easy comparison between various characteristic of data. डेटा के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है उसमें अगर आपको कंपेयर करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो अगर क्लासिफाइड डेटा हुआ तो, ठीक है. नाउ इससे टाइम, मनी और लेबर भी बचता है बिकॉज एनालिसिस करने में कम टाइम लगता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में जब डेटा क्लासिफाइड होगा जाए तो टाइम बचता है, मनी बचता है, लेबर बनता है. Then it's obtain information regarding various characteristic of area under study. मतलब अगर आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया अंडर स्टडी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी, मतलब जो भी आपका एरिया अंडर स्टडी उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ क्लासिफाइड डेटा. तो 4 रीजंस हैं क्लासिफिकेशन करने के. जब मेन 4 रीजन जो क्लासिफाई द डेटा. डेटा क्यों क्लासिफाई करते हैं? पहला, जो लार्ज डेटा होता है वो सिंपल, अट्रैक्टिव और शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट होता है. लार्ज डेटा कुड बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट, सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर. दूसरी बात, इजी कंपैरिजन हो जाता है बिटवीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा. डेटा के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है उनमें अगर कंपेयर करना है तो क्लासिफाइड डेटा में इजी कंपैरिजन हो जाता है. फिर इट सेव्स टाइम, मनी एंड लेबर. Then obtain information regarding various characteristic of area under study. जो भी आपका एरिया अंडर स्टडी है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आपका डेटा क्लासिफाइड. 4 समझ आया? अब क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड द अदर वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. जैसे 2 टाइप के डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा. वैसे क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप की, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. ओके, अब सबसे पहले देखो, अगर से फॉर एग्जाम्पल आपको 100 फैमिलीज को सिलेक्ट करने को बोला है रीजन में, से फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है पाल रीजन में से 100 फैमिलीज सिलेक्ट करो. आपको क्या बोला है? पाल रीजन में से 100 फैमिली सिलेक्ट करो. अब आपको बोल रहा है वो 100 फैमिलीज में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली है वो निकालो. आपको क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली है. अब 100 फैमिली में अगर आपने सबसे पूछा, एक एक के घर पे गए और 100 फैमिलीज और उसके सामने उसका नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देखते. ये डेटा कैसा है? रॉ डेटा. आपको इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा तो आपने क्लासिफाई करके ऐसा कुछ बनाया. देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, ऐसी नंबर ऑफ फैमिली 10, मतलब 0 चिल्ड्रंस वाली 10 फैमिलीज है. ऐसे फैमिली जिसमें एक भी बच्चा नहीं है वैसे 10 फैमिली है. जिसमें एक बच्चा है वैसे 35 फैमिलीज है. जिसमें 2 बच्चे हैं वैसे 40 फैमिलीज है. जिसमें 3 बच्चे हैं ऐसी 15 फैमिलीज है. ठीक है, तो ये आपने क्या किया? क्लासिफिकेशन कर लिया. ठीक है, आपने अपने डेटा को क्लासिफाई कर लिया, रॉ डेटा से क्लासिफाइड डेटा बना दिया. बिकॉज जब आपने 100 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली की इंफॉर्मेशन निकाली तो वो तो एक से लेके 100 फैमिलीज के सामने सामने हमने लिखा होगा, बहुत हैफाजात होता है, उसको आपने क्लासिफाई किया. ये डेटा के क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो क्वांटिटेटिव है. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, तो एक क्वांटिटी है, नंबर बेस्ड है. तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा है. आप उसी एग्जाम्पल को समझते हुए कंटिन्यू करते हुए मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा बता दी. आपने 100 फैमिली सिलेक्ट की थी, से फॉर एग्जांपल पाल की 100 फैमिली सिलेक्ट की. आप उनसे ये पूछा उनका कोर ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो कौन से बिजनेस में. तो आप 1 से लेके 100 फैमिली सिलेक्ट की. फर्स्ट फैमिली का एग्रीकल्चर, सेकंड का इंडस्ट्री, थर्ड का XYZ. तो आपने पूरे 100 फैमिलीज की कोर बिजनेस ऑक्यूपेशन, कोर ऑक्यूपेशन निकाले. ये डिटेल कलेक्ट किया, फिर आपने इसको क्लासिफाई किया इस तरह से. देखो, ऑक्यूपेशन फार्मिंग वाली कितनी फैमिली है जिनका फार्मिंग कोर ऑक्यूपेशन है? 30. कितनी फैमिली जो बिजनेस करती हैं? 25. कितनी फैमिली सर्विस सेक्टर में जॉब करती है? 25. और लेबर क्लास कितनी फैमिली है? 20. एंड टोटल 100. ठीक है, तो यहाँ पे आपने
आपने 1 से लेके 100 फैमिली तक का कोर ऑक्यूपेशन पूछा, वो डेटा रॉ डेटा था, बहुत हाथ था, आपने उसको क्लासिफिकेशन करके क्लासिफाइड डेटा बनाया। अब ये जो डेटा है वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा है, बिकॉज यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो क्वालिटेटिव, वो नंबर बेस्ड नहीं। यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कोर ऑक्यूपेशन के बारे में, और जो ऑक्यूपेशन है वो हो सकता है बिजनेस, एग्रीकल्चर, सर्विस, लेबर। ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। समझ आया? वापस ध्यान देना, अपन को था कि 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, आप अपन ने कॉमन चीज रखी, अपन ने एक पर्टिकुलर एरिया के 100 फैमिली से रखी, पहला उनसे पूछा कि उनकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, और वो रॉ डेटा को क्लासिफाई किया, वो बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, बिकॉज जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है वो क्वांटिटी बेस्ड है, नंबर बेस्ड है। फिर उसी 100 फैमिली से पूछा आपका कोर ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन बिजनेस, सर्विस, एग्रीकल्चर, एनीथिंग। तो वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो क्वांटिटेटिव नहीं, वो क्वालिटेटिव है, तो वो डेटा कैसा हो गया, क्लासिफिकेशन कैसा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्लियर? अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर बेस्ड, उसके अगेन 2 पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा के भी 2 पार्ट है, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड अदर वन इज कंटीन्यूअस। अपन स्टार्ट करने वाले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। अब आपको डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुकी हूँ, जिसका कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता उसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एक्टिविटी आप कितना फ्रीक्वेंटली करते हो। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ आपकी मूवी जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है थिएटर्स में, तो आप बोल रहे हो महीने में दो मूवी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अरे कोई बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ आपकी पर मंथ फ्रीक्वेंसी क्या है मूवीज की, कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है 0। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब वो एक्टिविटी आप कितनी बार करते हो, कितनी बार रिपीट करते हो। ठीक है, अभी से फॉर एग्जाम्पल अपन बोल रहे हैं कि आप एक साल में कितनी बार आउट ऑफ गुजरात जाते हो, तो कोई बोल रहा है हम लोग 2 बार जाते हैं, कोई बोलते हैं 3 बार, कोई बोलते हैं 4 बार। तो आउट ऑफ गुजरात जाने की एक साल में फ्रीक्वेंसी अलग अलग लोगों की अलग अलग होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी एक्टिविटी कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो न्यूमेरिक व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन दी है, न्यूमेरिक वैल्यू शोइंग द रेपिटेशन ऑफ अ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो बताती है आपका वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है विच शोज द रेपिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन का वैल्यू वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो बताती हुई न्यूमेरिक वैल्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो एक टेबल होती है वेयर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों होता है। एक ऐसी टेबल जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल भी लिखा है और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखे, वो पूरी टेबल को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब ऐसी टेबल जिसमें डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू भी लिखे है और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखे, तो पूरी टेबल को बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो बेसिकली अपन ने ये पढ़ा कि क्लासिफिकेशन करने के 4 मेन रीजन है। उसे लार्ज डेटा सिंपल, शॉर्ट और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट हो सकता है, कंपैरिजन इजी हो जाता है, इट सेव्स टाइम, मनी एंड लेबर, एंड आपको जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है अंडर स्टडी उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा में मैंने आपको बताया जिस क्लासिफिकेशन में जो आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया वो नंबर बेस्ड है, क्वांटिटेटिव है, तो उसके क्लासिफिकेशन को क्वांटिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन, और जो नंबर बेस्ड नहीं है उसको क्वालिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन। फिर अपन ने पढ़ा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा वो अगेन 2 पार्ट में, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है मैं बता चुकी हूँ, जिसके पीछे यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली 1 2 3 4 10, पीछे कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है, 10 kg 5 kg ऐसा तो नहीं, तो ये डिस्क्रीट। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीट होना। सो फ्रीक्वेंसी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो बताता है रेपिटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है वो चीज बताते हैं, वो चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या होता है, एक ऐसी टेबल जहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों। क्लियर? तो अब अपन इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करने वाले, एक बार इतना पूरा क्लियर होगा तो मैं इलस्ट्रेशन 1 चालू करूँ, राइट? चलो, अब इलस्ट्रेशन 1 चालू करने के लिए आपको अपनी बुक हाथ में रखनी पड़ेगी, साथ में एक पेंसिल भी हाथ में रखनी पड़ेगी। क्लियर? क्यों आगे पता चल जाएगा। देखो, इन अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
500 television sets are produced during a week. कितने टेलीविजन सेट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 500 television sets are produced during a week. तो कितने टोटल 500 टेलीविजन सेट प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब उसमें से कितना सैंपल लिया? सैंपल ऑफ 50 टेलीविजन सेट इज ड्रॉन. मतलब पॉपुलेशन है 500 और सैंपल है 50. And each television set is examined. The number of defect per set is given. आपको क्या दिया हुआ है? एक टेलीविजन सेट में कितने डिफेक्ट्स है, कितनी खराबी है. फिर बोला प्रिपेयर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपको बोला नहीं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है या कंटिन्यूअस. बोला है एप्रोप्रिएट, जो सही है वो बना. तो अपन को यहाँ पे चूज करना है क्या बनाएंगे. तो सबसे पहले डेटा डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस, वो देखो. अपन को क्या बोले? नंबर ऑफ डिफेक्ट पर टेलीविजन सेट. एक टेलीविजन सेट में कितने डिफेक्ट है? एक डिफेक्ट हो सकता है 2, 3, 10. पीछे कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है 1 kg डिफेक्ट, 2 kg डिफेक्ट नहीं, कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है. तो एक ऐसा डेटा है डिस्क्रीट डेटा. और डिस्क्रीट डेटा के लिए हम कैसी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. इधर तक समझ आया सवाल. अपन को 500 टेलीविजन सेट्स का पॉपुलेशन है जिसमें से 50 का सैंपल निकाला और उस 50 टीवी में कितने डिफेक्ट्स है पर टीवी वो डेटा दिया हुआ है. और बोला है एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना. अब अप्रोप्रिएट वर्ड जब भी यूज किया है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है या तो कंटिन्यूअस. तो ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड कि आपका डेटा डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस. तो हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर टीवी है 1, 2, 3, 4, 5. एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने ये करा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको करना कैसे? अब ये टेबल में देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 0 और सबसे बड़ा देखो, एक बार अच्छे से देखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. देखो सबसे बड़ा मेरे को 5 दिख रहा है, सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 5. ठीक है. तो आप सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर टेलीविजन सेट. नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर टेलीविजन सेट. 0 डिफेक्ट्स है या 1 डिफेक्ट है या 2 डिफेक्ट होंगे या 3 डिफेक्ट होंगे. यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस छोड़ देती हूँ जितने मुझे लिखना इजी पड़े. मैं इलस्ट्रेशन में हटा रही हूँ. देखो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स. एक काम करो, अभी तक जितना करना है मैं उसका एक बार बोर्ड से गो थ्रू करा देती हूँ, फिर रब करके तुमको कराती हूँ. ठीक. चलो यहाँ पे थे अपन मेन रीजंस टू क्लासिफाई द डेटा. तो सबसे पहला रीजन था लार्ज डेटा को आप सिंपल, शॉर्ट और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिर इजी कंपैरिजन होता है बिटवीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा. फिर इट सेव्स टाइम, मनी एंड लेबर. देन इट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिया इन द स्टडी. अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा. Now say for example 100 families selected from a region. अगर आपको इन्फॉर्मेशन ले लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली और इसको ऐसे क्लासिफाई करो तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा हो गया. बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो क्वांटिटेटिव है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली वो क्वांटिटी बेस्ड है. अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो अबाउट ऑक्यूपेशन पर फैमिली और फिर आपने इसका क्लासिफिकेशन किया कि फार्मिंग में इतने, बिजनेस में इतने, सर्विस में इतने, तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा हो गया. बिकॉज जो आप इसमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो क्वालिटेटिव डेटा है. क्लियर. फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ रहे. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिक वैल्यू. फ्रीक्वेंसी एक नंबर वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है. शोइंग रेपिटेशन ऑफ एन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट होती है वो चीज बताते हुए न्यूमेरिक डेटा को, न्यूमेरिक वैल्यू का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ना एक टेबल जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दोनों है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. एक बार इन दोनों को गो थ्रू करो फिर मैं रब कर दूं. ओके अब हम स्टार्ट करें. मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ. चलो आप स्टार्ट करते इलस्ट्रेशन 1. सबसे पहले मैंने लिखा नंबर ऑफ डिफेक्ट पर टेलीविजन सेट. पर टेलीविजन सेट अपन ने यहाँ पे देखा डेटा में सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 5. तो 0 से 5 तक के सारे नंबर्स लिख दो. 0 डिफेक्ट, 1 डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट, 4 डिफेक्ट एंड 5 डिफेक्ट. क्लियर. उसके बाद अपन बनाएंगे टेली मार्किंग. यहाँ पे बनाएंगे
टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स बनाना है सबसे इजी, लेकिन गलती होने के भी सबसे हाई चांसेस है अगर अटेंटिव नहीं रहे तो। चलो टेली मार्क्स साथ में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? चलो, आपको आपकी फर्स्ट रो दिख रही है 0 2, फर्स्ट कॉलम 0 2 2 0। फर्स्ट से स्टार्ट करो, 0 है। अब 0 को यहाँ पे पहले प्लॉट करो, 0 यहाँ पे आएगा तो इस पे एक लाइन बना दो। 0 आपने कर दिया ना, फर्स्ट वाला 0, तो उसको कट कर दो। पेंसिल से करना, उसको कट कर दो। कट नहीं करोगे ऐसा मत बोलना, वरना लास्ट में पूरे खचपा हो जाएगा, ठीक है? कट करना इंपॉर्टेंट है। फिर 2 पहले प्लॉट करो, 2 का है यहाँ पे, तो मैंने 2 का यहाँ पे एक टेलीमार्क बनाया, और 2 को भी कट करना मत भूलना। फिर वापस 2 है, वापस 2 तो क्या एक और मार्क बना दो, 2 2 है, उस 2 को भी कट करो। फिर 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे एक है ऑलरेडी, एक और लगा दो, उसको भी कट करो। फिर है 3, फिर नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम में चलेगी, 3 3 4 1 पे। तो नेक्स्ट है 3, तो 3 का है ये रहा, 3 बना दिया, 3 को कट करो। फिर नेक्स्ट एक और 3 है, तो एक और 3 बना दो और उसको कट करो। फिर 4 है, 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, उसको कट करो। फिर 1 है, 1 का है ये रहा, उसको भी कट कर लो। फिर नेक्स्ट है 2 4 2 1, तो 2 सबसे पहला 2 मतलब ये तीसरा, उसको कट करो। फिर 4 का है ये रहा, 4 और उसको भी कट करो। पहले बना दो फिर कट करो, वरना कंफ्यूजन होगा। फिर 2 का है ये रहा, उसको कट करो। फिर 1 का है ये रहा, उसको कट करो। फिर है 1 1 1 0, तो 1 मतलब ये एक और 1 यहाँ पे कट करा। फिर एक और 1, ओके, फिर कट किया। फिर एक और 1, अब यहाँ ध्यान रखना, एक और 1 यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ 1 2 3 4, हाँ तो आप 4 यहाँ पे ऐसे नहीं बनाओ, 5 ऐसे लाइन नहीं बनाओगे। 4 बनाने के पास 5वां टेली मार्क होता है ना, वो उसको ऐसे बनता है क्रॉस, इसका मतलब होता है 5, ठीक है? तो मैंने एक और 1 बना दिया कट। फिर 0 मतलब ये रहा। नेक्स्ट है 0 0 0 2, तो 0 0 0 3 बार 0, पहले वाला 0 बनाया 4 कट। एक और 0 को क्या मैं इधर एक और लाइन खींचू नहीं, चौथे 4 की बात क्या करते हैं, 5 को क्रॉस, 5 कट। फिर एक और 0 है, तो अब छठा वापस यहाँ पे बनाओ, क्लियर? फिर है 2 मतलब 1 2 3 4 ऑलरेडी हो गए, 5वें को क्रॉस। फिर है 5 4 0, 5 4 0, 5 4 0 मैंने तीनों बना दिया, मैं तीनों को कट कर लेती हूँ, 5 4 0। फिर 2 5 0 है, 2 5 0, 2 5 0, 2 5 0 तीनों बना दिए। फिर 3 2 1, 3 3 2 1, 3 2 and 1, 0 1 0 0 1 0, तो उसके लिए क्रॉस, 4 ऑलरेडी हो गए ना, इसलिए 0 1 0। 2 0 1, 2 0 1, 2 0 1 भी बना दिया। 3 3 3, ट्रिपल 3, 1 2 3, ठीक है? ट्रिपल 3 भी कट। फिर 0 2 1, 0 2 1, कट करना मत भूलना, 0 1 0 0 1 0, 5वें पे क्रॉस, छठे पे नेक्स्ट बनेगा, क्लियर? 0 1 0 मैंने प्लॉट कर लिया, मैं कट कर दी हूं। 1 1 0 1, फिर एक और 1 और 0 कट। 0 0 0, 3 बार 0, तो 1 2 3, 3 बार 0, वो भी कट। तो ये मैंने बना दिए टेलीमार्क। अब टेलीमार्क बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नंबर ऑफ टेलीविजन सेट, मतलब एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी है जो नंबर ऑफ टेलीविजन है, मतलब 0 डिफेक्ट वाले कितने टीवी है। तो देखो ये क्या है, 5, बिकॉज देखो 1 2 3 4 5, ये भी 5, 5 + 5 10, ये भी 5 15, और ये 16 17 18, तो कितने टीवी है जिसमें 0 डिफेक्ट है? 18। नेक्स्ट देखो कितने टीवी है जिसमें 1 डिफेक्ट है, ये 5 5 10
11 और 12, तो 12 टीवी। कितने टीवी है जिसमें 2 इफेक्ट है? 5, 6, 7, 8, 9। कितने टीवी है जिसमें 3 डिफेक्ट है? 5 प्लस 1, 6। कितने टीवी है जिसमें 4 डिफेक्ट है? सिर्फ 3। और कितने टीवी है जिसमें 2 डिफेक्ट है? 5 डिफेक्ट है, 2। अब इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 50 टोटल। तो ये अपन ने बना दिया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी टेबल। क्लियर हुआ? क्या किया अपन ने? पहले तो रिकॉग्नाइज किया कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, उसके बाद सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखी, तो 0 और 5 था, तो 0 और 5 को इंक्लूड करके सारे वैल्यूज देखते हो, फिर टेलीमार्क बना के फ्रीक्वेंसी लगा दी। क्लियर? बस की नोट्स बना लो। अपन ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समझा, अलॉन्ग विद दैट अपन ने उसका सम भी सॉल्व किया। अब अपन आ जाते हैं कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें यूजुअली कंटीन्यूअस वेरिएबल होता है। कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब जिसके पीछे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, राइट? तो देखो, जब भी आप कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी होती है। नंबर ऑफ क्लासेस मतलब के। उसके बाद आप निकालोगे क्लास लेंथ, मतलब पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी क्लासेस रखनी है, 5, 6, 7, 8, कितनी क्लासेस रखनी है वो डिसाइड करो। नंबर ऑफ क्लासेस को अपन क्या बोलते हैं? के। फिर आप निकालोगे उस बेसिस पे क्लास लेंथ। क्लास लेंथ मतलब आपका 20 to 25, तो कितना क्लास लेंथ हुआ? 5। मतलब कितना क्लास लेंथ होगा? क्लास लेंथ निकालने की फॉर्मूला है रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है? रेंज कैसे होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। आपके पूरे डेटा की हाईएस्ट वैल्यू को जब आप माइनस करोगे आपके पूरे डेटा की लोवेस्ट वैल्यू से, तो रेंज मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्लासेस कैसे पता चल, सॉरी, क्लास लेंथ कैसे पता चलती है? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। इधर ध्यान दो, देखो, नंबर ऑफ क्लासेस को के बोलते हैं और क्लास लेंथ को सी बोलते हैं। तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। आप कितनी क्लासेस रखने वाले हो पहले वो डिसाइड करो, 5, 6, 7 जितनी भी रखो। Then you need to find C. C मतलब then you need to find class length. Class length find करने के लिए रेंज को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ क्लासेस से। रेंज मतलब R, नंबर ऑफ क्लासेस मतलब K, मतलब C is equal to R डिवाइड बाय K। रेंज कैसे मिलता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, डेटा का हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्लास लेंथ कैसे मिलेगा? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना, जब आप क्लास लेंथ और नंबर ऑफ क्लासेस को मल्टीप्लाई करते हो, जब आप क्लास लेंथ को और नंबर ऑफ क्लासेस को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो या तो रेंज जितना होना चाहिए या रेंज से ज्यादा होना चाहिए। वो रेंज से कम होगा तो नहीं चलेगा। ये बात यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली। पहले मैंने आपको बताया कि आप डिसाइड करोगे आप कितनी क्लासेस बनाने वाले हो, तो नंबर ऑफ क्लासेस आप डिसाइड करोगे अपने बेसिस पे। फिर आप निकालोगे क्लास लेंथ। क्लास लेंथ मतलब सी। क्लास लेंथ निकालने के लिए आप रेंज को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ क्लासेस से। रेंज कैसे मिलता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब C इज इक्वल टू R अपॉन K तो समझ है। जब आप नंबर ऑफ क्लासेस और क्लास लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज जब आप K मल्टीप्लाई बाय C करोगे, नंबर ऑफ क्लासेस मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ, तो उसका जो आंसर है वो तो यार रेंज के इक्वल आना चाहिए, रेंज के ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। मतलब C मल्टीप्लाई बाय K शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रेंज, ठीक है? अब जब आपकी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी क्लासेस है सबकी क्लास लेंथ सेम है, तो वो बोला जाता है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लासेस। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लासेस। जब क्लास अलग अलग क्लासेस की क्लास लेंथ अलग अलग है तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस, ठीक है? जैसे 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, सब में 5-5 का गैप है, तो जितनी भी क्लासेस है सब में क्लास लेंथ इक्वल है, तो ये हो गया कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लासेस। लेकिन ऐसे 20 to 25, 25 to 35, 35 to 55, 55 to 100, तो यहाँ पे जो क्लास लेंथ है किसमें 5, इसमें 10, इसमें 25, तो ये क्या है? कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस। ओके, अब एक बार आपने क्लास लेंथ डिटरमाइन कर लिया, अब आप क्लास लिमिट निकालोगे। अब दो कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका पीछे 12th स्टैंडर्ड तक नहीं छोड़ेगा, इन पे कॉलेज में भी नहीं छोड़ेगा। तो अच्छे से ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। जब आपके
अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ नहीं आया? बोल पे ध्यान। ये मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे 30 to 35, 35 to 40, ये होता है आपकी क्लास का लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब आप देख रहे हैं इधर का अपर लिमिट और इधर का लोअर लिमिट सेम, मतलब एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से मैच करता है। तो जब एक क्लास का अपर लिमिट और उसकी जस्ट सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट इक्वल हो तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोच रहे हैं कि एक्सक्लूसिव क्यों? देखो यहाँ पे 30 to 35 पे, यहाँ पे 35 to 40, तो 35 किस में आएगा? ये सवाल आता है। तो 35 नेक्स्ट वाले में आएगा, इधर नहीं आएगा। यहाँ पे 35 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जब आप 35 की वैल्यू देखोगे तो आप नेक्स्ट वाले क्लास में देखोगे, मतलब 35 इधर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। समझा? मतलब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो भी आपका क्लास का अपर लिमिट है वो आपकी नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से मैच करता है। जैसे 30 to 35 तो इसका 35 अपर लिमिट है, नेक्स्ट 35 to 40 तो इसका लोअर लिमिट 35 है, 35 मैच हो रहा है। जब ऐसा होता है तो उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्यों एक्सक्लूसिव बोलते हैं मैंने समझाया। 35 यहाँ पे, 35 यहाँ, तो 35 इंक्लूड का होगा नीचे वाले में और ऊपर एक्सक्लूड हो जाएगा, तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंक्लूसिव क्या होगा, जब अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, तो इंक्लूसिव। जैसे देखो 30 to 34, 35 to 49, तो देखो यहाँ पे 34 और यहाँ पे 35, तो दोनों मैच करते हैं नहीं, तो ये कैसा हो गया? इंक्लूसिव। कि प्लीज मत भूलना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है और इंक्लूसिव में नहीं होती। अब यूजुअली क्या होता है, जो कंटिन्यूअस डेटा होता है ना उसके लिए हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसके लिए इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। याद रखना, यूजुअली जो कंटिन्यूअस डेटा होता है उसके लिए एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसके लिए इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? अब आता है हाउ यू विल कन्वर्ट इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू एक्सक्लूसिव। आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मोस्ट ऑफ द काफी सब में आएगा। तो देखो ये से फॉर एग्जांपल 32, 34 एंड 35 to 39, ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो इसका लास्ट डिजिट है अपर लिमिट है वो इस क्लास में इंक्लूडेड है। यहाँ पे अपर लिमिट इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं थी, इसलिए एक्सक्लूसिव। अब ये मुझे एक्सक्लूसिव बनाए, तो वो आपको टेक्स्ट में बहुत लंबा छोड़ा दिया, मैं सिंपल मेथड समझा रही हूँ। दिस माइनस दिस करो, मतलब 35 माइनस 34, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 2 ऑलवेज। 35 माइनस 34 कितना होता है? 1 डिवाइड बाय 2 आता है 0.5। समझ आया? क्या किया, दिस लोअर लिमिट एंड दिस अपर लिमिट को माइनस को, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 0.5 है। अब क्या करना है, हर क्लास में से जस्ट अ मिनट 0.5 कैसे है वो समझ है, तो मैं रब कर रही हूं। ठीक है? अब क्या करना है, देखो जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 लेस कर लो, और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड कर लो। 30 में से 0.5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 29.5। और 34 में 0.5 ऐड हो जाएगा तो कितना बचेगा? 34.5। नेक्स्ट में भी सेम, 35 में से 0.5 लेस कर दो, कितना बचेगा? 35 में से 0.5 गया 34.5, और 39 में 0.5 ऐड कर दो 39.5। अकॉर्डिंगली आगे भी जितनी क्लासेस होगी आप सेम रिपीट करोगे, मतलब अपन ने अब देखो ये 34.5, ये भी 34.5 हो गया ना एक्सक्लूसिव। मतलब इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप ये लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को लेस करो, डिवाइड बाय 2 करो। अपना यहाँ पे 0.5 आया, फिर जो भी आंसर आया उसको आप हर क्लास की लोअर लिमिट में से लेस कर लो और अपर लिमिट में ऐड कर लो हर क्लास में। यार 30 लोअर लिमिट थी, इसमें से 0.5 लेस किया तो 29.5, 34 अपर लिमिट थी, इसमें 0.5 ऐड किया तो 34.5, 35 लोअर लिमिट थी, इसमें 0.5 लेस किया तो 34.5, 39 अपर लिमिट थी, उसमें 0.5 ऐड किया तो 39.5। अकॉर्डिंगली वो चलता रहेगा और आपका ये बन गया एक्सक्लूसिव। क्लियर? तो बेसिकली अपन ने पढ़ा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास लेंथ पहले डिसाइड करो, नंबर ऑफ क्लासेस, फिर क्लास लेंथ दिखाओ। क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। जब आप क्लास लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लासेस करते हो, इट शुड बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन रेंज। रेंज से कम नहीं चलेगा।
फिर क्लास, अगर आपके सारी क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल है तो वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लासेस है, और अगर आपके सारे क्लासेस की क्लास लेंथ इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस है। अब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, ठीक है। उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्यों एक्सक्लूसिव बोलते हैं? बिकॉज हर क्लास का जो अपर लिमिट है उसमें कभी नहीं होता। 30 to 35, तो 35 उसमें नहीं इंक्लूडेड है। 35 to 40, तो 40 इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड है। इसलिए उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं बिकॉज उसका अपर लिमिट उस क्लास का कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट ऑफ क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास। कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूजुअली एक्सक्लूसिव यूज होता है, डिस्क्रीटली इंक्लूसिव। फिर अपन ने पढ़ा इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जो भी आंसर आया उसको हर क्लास के लोअर लिमिट में ऐड लेस करो और अपर लिमिट में ऐड करो। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दो। तो देखो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्लासेस को के से डिनोट किया, क्लास लेंथ को सी। तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, दैट इज के, 5, 6, 7, 8 जो भी। देन यू नीड टू फाइंड सी। सी मतलब क्या होता है? रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज मतलब आर, नंबर क्लासेस मतलब के, मतलब सी इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय के, और रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब सी मल्टीप्लाई बाय के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये अपन समझ चुके हैं। क्लास लेंथ इक्वल फॉर ऑल द क्लासेस, तो वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लासेस है, और क्लास लेंथ अनइक्वल है तो वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस है ना। एक बार क्लास लेंथ डिटरमाइन कर ले, अब क्लास लिमिट निकालोगे। एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब अपर लिमिट ऑफ क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब अपर लिमिट ऑफ क्लास इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, तो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। कंटिन्यूअस डेटा एक्सक्लूसिव, डिस्क्रीट डेटा इंक्लूसिव, और ये कैसे कन्वर्ट करना है वो अपन ने करा। क्लियर? तो अपन ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटीन्यूअस को देखा। कंटीन्यूअस और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले इसके नोट बनाओ, आगे अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।